नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेड पॉइजनिंग। ठीक है, लेड आपको पता है लेड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और स्टोरेज बैटरीज़ में यूज़ होता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, शिप बिल्डिंग में, प्रिंटिंग, पोर्ट्रेज, रबर इंडस्ट्री में। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेड पॉइजनिंग। ठीक है, इसका भी सिनेरियो आ सकता है और इसमें हम देखेंगे क्लिनिकल पिक्चर क्या होती है, पेशेंट किस तरह से आता है, डायग्नोसिस करेंगे, इसकी प्रिवेंशन करेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल यूजेस हमारे पास लेड कहाँ होती है, ये स्टोरेज बैटरीज़ में, ग्लास मैन्युफैक्चर, शिप बिल्डिंग, प्रिंटिंग, पॉटरीज, रबर इंडस्ट्री, इसमें यूज़ होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसका देख लेते हैं मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास इनहेल भी हो सकता है, इंजेस्ट भी हो सकता है और स्किन के थ्रू ये एब्जॉर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इनहेलेशन है। तो इनहेलेशन ये है कि लेड के जो डस्ट होती है या फ्यूम्स होते हैं इनको हम इनहेल कर सकते हैं। इंजेशन है कि हम लेड की स्मॉल क्वांटिटीज़ को अगर इंजेस्ट करें तो वो भी हो सकता है फूड या ड्रिंक के थ्रू, और स्किन के थ्रू भी एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है बॉडी स्टोर्स क्या होते हैं इसके। ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें यही बताया हुआ है कि जो हमारे पास ब्लड लेवल्स होते हैं वो 25 माइक्रोग्राम्स होते हैं इसके, और अगर ये ज़्यादा हो जाएं 70 माइक्रोग्राम्स हो जाएं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये लेड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है जस्ट। और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी क्या है। तो 90% जो लेड होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है सिफिसिस के थ्रू, और अगर ये सर्कुलेशन में चले जाता है तो उसमें 95% ये हमारे आरबीसीज़ में चले जाता है। ठीक है, और वहाँ से फिर ये लिवर में, किडनीज़ में चला जाता है और वहाँ से बोन्स में चला जाता है। ठीक है, और ये होता है कि ये एंजाइम्स जो होते हैं जिनके अंदर सल्फाहाइड्रल ग्रुप्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करता है। ठीक है, या जो पोरफायरिन सिंथेसिस करे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म करे होते हैं, उनको इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, और इसकी वजह से फिर जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लिनिकल पिक्चर क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लिनिकल पिक्चर क्या होती है लेड की, तो प्लम्बिज्म भी इसको हम कहते हैं लेड पॉइजनिंग को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है याद रखना है कि पेशेंट को आता है लेड पॉइजनिंग के साथ उसको क्या हो रहा होता है, एब्डोमिनल कॉलिक की पेन हो रही होती है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हुई होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ होता है, और उसकी बर्टोनियन लाइंस होती हैं उसके गम्स के ऊपर। ये हमने सारा टॉक्सिक में पढ़ा हुआ है। बर्टोनियन लाइंस जो ब्लू कलर की गम्स पे लाइनिंग आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा स्टिपलिंग ऑफ द आरबीसीज़ होती है। अब ऑब्वियसली हमने देखा ना, इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन द बॉडी बताने का मकसद ये था कि जब आरबीसीज़ में जाता है तो उनकी स्टिपलिंग कर देता है। ठीक है, इसके अलावा अनीमिया करता है, रिस्ट ड्रॉप कर देता है, फुट ड्रॉप कर देता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है इस तरह के पेशेंट सिम्टम्स लेके आता है, रिस्ट ड्रॉप के साथ, फुट ड्रॉप के साथ, बर्टोनियन लाइन्स ऑफ द गम्स, स्टिपलिंग ऑफ आरबीसीज़, अनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, हेडेक, इंसोम्निया, मेंटल कन्फ्यूजन, डिलीरियम। ठीक है, इस तरह से पेशेंट जो है वो आ रहा होता है। डायग्नोसिस हम इसकी करते हैं कि पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री लेता है वो कि ऐसे ऐसे मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा था, बैटरी इंडस्ट्री में या इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, लेड एक्सपोजर जहाँ पे होती है, हिस्ट्री देता है पेशेंट। दूसरा हम उसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि कॉलिक की एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़े होंगे, उसको कॉन्स्टिपेशन हुई होगी, रिस्ट ड्रॉप हुई होगी। ठीक है, या इस तरह के बर्टोनियन लाइन्स के साथ आएगा, हेडेक हुआ होगा उसको, तो जॉइंट मस्कुलर पेन्स होंगी उसको, और जनरल एनीमिया की वजह से वीकनेस हुई होगी पेशेंट को। ठीक है, तो इस तरह से क्लिनिकल फीचर्स हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। तीसरा हम डायग्नोसिस कर सकते हैं उसकी लैब टेस्ट से, कि लैब टेस्ट में ये होता है कि हम जो है उसके करवाते हैं उसकी यूरिन के अंदर जो है पोरफायरिन जो होती है ना, उसको सीपीयू को हम चेक करवाते हैं। ठीक है, वैसे ये नॉर्मल होती है 150 से कम। ठीक है, माइक्रोग्राम से कम होती है, तो इनके अंदर ये ज़्यादा हुई होती है। ठीक है, इसके अलावा हम जो है माइनोलेवुलिनिक एसिड जो होता है उसको यूरिन में चेक करवाते हैं। अगर ये 5 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो इससे हमें पता चलता है कि लेड एब्जॉर्प्शन हो रही है। इसके अलावा हम लेड को ब्लड एंड यूरिन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लैब टेक्निक्स के थ्रू हम देख सकते हैं यूरिन में लेड। ठीक है, इसके अलावा हम ब्लड में लेड का लेवल चेक कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो लेड का लेवल होता है वो 50 होता है और 25 होता है, और अगर 70 से ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से लेड पॉइजनिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा बेजोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसीज़, ये आपका जो है डायग्नोसिस लिखा हुआ है पार्ट पे कि डायग्नोसिस आपने हिस्ट्री से कर लेना होता है, क्लिनिकल पिक्चर देख लेनी होती है पेशेंट की, और थर्डली आपने लैब टेस्ट कर लेने होते हैं जिसमें से आपने सीपीयू करवा लेना होता है पेशेंट का। ठीक है, लेड लेवल्स ब्लड और यूरिन में चेक कर लेने होते हैं, और आपने क्या करना होता है कि एंजाइम्स का लेवल चेक करना होता है, माइनोलेवुलिनिक एसिड का। इसके अलावा जो आपके पास है कि बेजोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसीज़ आपने देखनी होती है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ लेड एंड क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द लेड। फिर हमने करनी होती है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में आपके जो स्टेप्स हैं वो क्या है कि सब्सटीट्यूशन। ठीक है, जहाँ पे आपको आप ये कर सकते हैं कि लेड जो आपकी टॉक्सिक
हो रही है उसकी जगह आप लेस टॉक्सिक मटेरियल्स यूज़ कर लें, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दूसरा आप आइसोलेशन कर सकते हैं, ठीक है, कि ऑल प्रोसेसेस विच गिव राइज टू हार्मफुल कंसनट्रेशन ऑफ द लेड डस्ट और फ्यूम्स, ठीक है, उनको आपने क्या करना होता है, आइसोलेट कर देना होता है, ठीक है। जो आपके लेड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेड डस्ट जो हमने देखा ना, इनहेलेशन के थ्रू भी लेड की पॉइजनिंग हो सकती है, तो आपने उनको जो है वो इंक्लोज कर देना होता है, आइसोलेट कर देना होता है। तीसरा ये कि लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन करनी होती है, कि वहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम हो प्रॉपर, कि वो जो सारा डस्ट है, फ्यूम्स हैं लेड के, वो सारे वहाँ से एग्जॉस्ट आउट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्शन, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होती है कि रेस्पिरेटर्स जो हैं वो वर्कर्स अपने पास रखें हर वक्त, कि उनको जब भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है, तो वो जो है वो रेस्पिरेटर्स यूज़ कर लें और बाकी पर्सनल प्रोटेक्शन करें। इसके अलावा गुड हाउस कीपिंग, ठीक है, इसमें यह है कि आपके जो फ्लोर्स हैं, बेंचेस हैं, मशीन्स हैं, उनको साफ़ रखा जाए, ठीक है, और उनको जो है हर वक्त साफ़ रखा जाए। इसके अलावा वर्किंग एटमॉस्फेयर, ठीक है, कि लेड कंसनट्रेशन जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है उसको आपने 2 मिलीग्राम से कम रखना होता है, ठीक है। और इसके अलावा पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ द वर्कर्स, के वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनकी पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन की जाए, उनके लैब टेस्ट करवाए जाएँ, उनके यूरिनरी ब्लड लेड और RBCs काउंट, ठीक है, और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन को पोरफायरिन से बोलन जा रही है, पोरफायरिन जो टेस्ट है वो करवाया जाए, ठीक है, और बेसोफिलिक ट्रिपलिंग देखी जाए, ये सब कुछ लिखा हुआ है, और मतलब उनकी सारी डायग्नोसिस जो हमने ऊपर देखी है उसकी प्रॉपर देखा जाए। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन, वही क्या जो आजकल है कि हैंड वॉशिंग प्रॉपर की जाए और इस तरह से सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन दी जाए, जो ये काम कर रहे होते हैं वर्कर्स होते हैं उनको हेल्थ एजुकेशन भी दी जाए। तो ये 9 पॉइंट्स हैं आपके जो हैं लेड की प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है वो सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे टॉप पे आपने सब्स्टिट्यूशन लिखा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें कि लेड की पॉइजनिंग हो ही ना, ठीक है। फिर आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन कर दें उसको, अगर आप फिर भी नहीं कर सकते उसकी सब्स्टिट्यूशन तो आप उसको आइसोलेशन में रखें, ठीक है। फिर आप उसकी जो है वो लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम रखें वहाँ पे, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्शन अपनी रखें, इसमें पर्सनल हाइजीन भी आप लिख सकते हैं, और इसके अलावा गुड हाउस कीपिंग है, वर्किंग एटमॉस्फेयर है, ठीक है, पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ द वर्कर्स है, और आपके पास हेल्थ एजुकेशन है, ठीक है। तो ये आपके तकरीबन 9 पॉइंट्स हो जाते हैं, तो ये आपने इसमें लिखने होते हैं। नेक्स्ट इसकी मैनेजमेंट आ जाती है। देखिए हमने मैनेजमेंट कैसे करनी होती है, तो मैनेजमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग जो होता है उसमें ये कि सबसे पहले तो उस यहाँ से रिमूव किया जाए ना, रिमूवल ऑफ द लेड फ्रॉम द सॉफ्ट टिश्यूज़, ठीक है। अर्ली रिकग्निशन ऑफ द केसेस हो, जल्दी से पता चल जाए कि लेड पॉइजनिंग हो गई है, अब जल्दी से उसके अंदर से जो है रिमूव किया जाए लेड को। सेलाइन पर्ज विल रिमूव द अनएब्जॉर्ब्ड लेड फ्रॉम द गट, उसके लिए हम सेलाइन पर्ज यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ऑब्वियसली हम यूज़ करते हैं कुछ एंटीडोट्स, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं पेंसिलामाइन और EDTA, ठीक है, जो कि चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं और लेड की एक्सक्रीशन करवाते हैं यूरिन में, ठीक है। तो रिवीजन हम जो है ना एक्सेल से कर लेते हैं, ठीक है। लेड पॉइजनिंग की प्लम्बिज्म भी हम इसको कहते हैं। लेड पॉइजनिंग जो इंडस्ट्रीज में हमने देखा कि यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, और इसको हम दूसरे मेटल्स के साथ यूज़ करते हैं ताकि हम एलॉयज़ बना सकें। एंटी कोरोसिव होता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं इसको, सिंपली ये बात है। उसके बाद कंपाउंड्स आ जाते हैं कि इनऑर्गेनिक लेड हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है। ये MCQ के लिए आ सकता है कि ऑर्गेनिक लेड जो होता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि टेट्रा इथाइल लेड जो होता है ये ऑर्गेनिक लेड होता है, और बाकी जो होते हैं लेड आर्सेनेट, लेड ऑक्साइड, लेड कार्बोनेट, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। फिर ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं कि कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। हमने देखा कि स्टोरेज, बैटरीज, ग्लास मैन्युफैक्चर, शिप बिल्डिंग, प्रिंटिंग, पोट्रीज, ठीक है। और नॉन ऑक्यूपेशनल सोर्सेज में आपके पास आ जाता है कि गैसोलीन इसका सोर्स होता है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये हमने देख लिया कि इनहेलेशन हो सकती है, इंजेक्शन हो सकती है, या एब्जॉर्प्शन हो सकती है। इनहेलेशन में हमने देखा कि डस्ट ऑफ लेड जो है वो इनहेल होते हैं। इंजेक्शन में वाटर जो है लेड पाइप्स, ठीक है, लेड पाइप्स के अंदर से जो वाटर होता है वो कंटामिनेट हो जाता है, या कंटामिनेटेड हैंड्स विद कंटामिनेटेड फूड वगैरह, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्किन के थ्रू भी हो सकता है बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द लेड, ठीक है। बॉडी स्टोरेज में हमने देख लिया कि बॉडी स्टोर जो होता है एवरेज स्टोरेज का 150 to 400 होता है, ठीक है। मैंने एवरेजेस जो होते हैं मैंने देखा था 25 ग्राम्स होता है, और अगर ये 70 ग्राम्स हो जाए तो दैट इज़ एक्चुअली लेड पॉइजनिंग, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होता है, आपको पता है कि ये एंजाइम्स जो होते हैं जिनके अंदर सल्फा हाइड्रोल ग्रुप्स होते हैं उनके साथ कंबाइन करता है, और हमारे पास जो है उनके इफेक्ट को ख़राब करता है, ठीक है। जिसमें इन्होंने बताया कि पोरफायरिन सिंथेसिस में जो एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो एंजाइम काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मेम्ब्रेन परमेबिलिटी पे इसका इफेक्ट होता है कि क्या करवाता है कि पोटेशियम की लीकेज करवा देता है,
ठीक है। जो आरबीसीज होते हैं वहाँ से जो पोटेशियम होता है उसकी लीकेज करवा देता है आरबीसीज में। पता है ना, पोटेशियम इज़ सेल इज़ रिच ऑफ पोटेशियम, तो ये उन सेल्स में से क्या करवाता है कि पोटेशियम को लीकेज करवा देता है। तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसके बाद क्लिनिकल पिक्चर हमने देख लिया कि एब्डोमिनल कॉलिक पेन होती है, कॉन्स्टिपेशन, ब्लू लाइन ऑन द गम्स, ठीक है, ये आपको डायग्नोसिस में हेल्प करती है। दूसरी टॉक्सिक इफेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं, हेडेक, इंसोम्निया, मेंटल कन्फ्यूजन, डिलीरियम, ठीक है। डायग्नोसिस हमने देख लिया कि सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, दूसरा हमने क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स देखने होते हैं, थर्ड हमने लैब टेस्ट करने होते हैं। लैब टेस्ट में हमें पोरफायरिन देखना होता है यूरिन में, अमाइनो लेवल, एरिक एसिड का लेवल देखना होता है यूरिन में, ठीक है, और लेड को हमने ब्लड और यूरिन में चेक करना होता है, बेसोफिलिक स्टिबलिंग ऑफ आरबीसीज चेक करनी होती है, ठीक है, ये इसकी डायग्नोसिस होगी। फिर हमने प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने देखा था कि सब्सटीट्यूशन करनी होती है, आइसोलेशन, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, पर्सनल प्रोटेक्शन, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, हेल्थ एजुकेशन। इसमें देखें आपको ना 6 नज़र आ रहे हैं, इसमें 3 और ऐड कर लें जो कि आपके पार्ट से हमने पढ़े हैं, ठीक है, जिसमें कौन कौन से थे कि हेल्थ एजुकेशन करनी है, यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी। इसके अलावा आपने देखा है कि जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर आपने एग्जामिनेशन करनी है, ये आपने ऐड करना है, वर्किंग एटमॉस्फेयर ऐड करना है, गुड हाउस कीपिंग, ठीक है, ये ऐड करना है, और पर्सनल हाइजीन। ये 4 चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर नहीं लिखी हुई, तो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन जो है वो लिखा हुआ है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ठीक है। ऐड आपने क्या करना है, गुड हाउस कीपिंग और वर्किंग एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है यहाँ पर। उसके बाद आपकी मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग आ जाती है, जिसमें यह है कि अर्ली रिकग्निशन ऑफ केसेस एंड रिमूवल फ्रॉम द एक्सपोजर, ठीक है। इसके अलावा सेलाइन पर्ज आपने देना होता है, डी पेंसिलामाइन देना होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपने देखा है कि EDTA भी आप देते हैं, ठीक है, कैल्शियम EDTA, ये भी यहाँ पे ऐड कर लें, ये आपके एग्जाम में नहीं लिखा हुआ, इसको आपने ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये आपके ना ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इसको आपने याद रखना है, इनके आपने इस तरह से याद रखना है कि आगे हम जो प्रिवेंशन देखेंगे ना ओवरऑल, उसमें ये था कि मेडिकल मेजर्स, लेजिस्लेटिव मेजर्स और इंजीनियरिंग मेजर्स, उसमें आप हेडिंग अगर इनकी लिखें तो ज़्यादा बेटर आप ऐसे को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जो है ऐसे सिनेरियो आता है वो आता है कि लेड पॉइजनिंग हो गई है और मेजर सोर्सेज क्या होते हैं लेड पोल्यूशन के, ठीक है, उनके मेजर सोर्सेज लिखने होते हैं और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं लेड पॉइजनिंग को, ठीक है, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा ये आता है कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में पेशेंट काम कर रहा था, उसको इंटेस्टाइनल कॉलिक की पेन स्टार्ट हो गई है, हेडेक, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, और जब एग्जामिनेशन किया गया तो ब्लू लाइन ऑन द गम्स आपको मिली है और हीमोग्लोबिन लेवल कम हुआ है, ठीक है। तो इससे भी आपको लेड लाइन की तरफ, लेड पॉइजनिंग की तरफ लेके जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लेड पॉइजनिंग। ऑक्यूपेशनल कैंसर्स, ठीक है, ऐसे कैंसर्स जो ऑक्यूपेशंस में होते हैं उसमें हम देखेंगे स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, लंग कैंसर्स हो सकते हैं, ब्लैडर कैंसर्स हो सकते हैं, ब्लड कैंसर्स हो सकते हैं। ब्लड कैंसर्स में आपके पास ल्यूकीमिया आ जाता है। इसके अलावा लिवर कैंसर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो 4 है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्किन कैंसर जो होते हैं 75% जितने भी ऑक्यूपेशन हैं उसमें होते हैं, और आपको पता है कि स्किन कैंसर्स किस वजह से हो सकते हैं, ऑब्वियसली एक्सरेज की वजह से हो सकते हैं। जो लोग डाइज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, कपड़े रंगते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी डाइज़ की वजह से स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ब्लैडर कैंसर भी डाइज़ की वजह से होता है, ठीक है। तो जो है स्किन कैंसर्स में भी अभी तक हमने देखा कि जो एक्सरेज होती है उनकी वजह से, आर्सेनिक की वजह से, और हमारे पास क्या होता है जो डाइज़ यूज़ करते हैं उनकी वजह से स्किन कैंसर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्किन कैंसर्स हमारे पास होते हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है कि जो लोग कोल टार को यूज़ करते हैं, ठीक है, उन कोल की वजह से, कोयले की वजह से भी उनके हाथ में जब स्किन के साथ कांटेक्ट होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। और इन्होंने बताया हुआ है कि ऑयल रिफाइनर्स, गैस वर्कर्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ विद द यूज़ ऑफ मिनरल ऑयल, टार, पिच, ठीक है, रिलेटेड कंपाउंड्स, उसकी वजह से क्या होता है स्किन कैंसर्स हो जाते हैं। फिर लंग कैंसर्स होते हैं। लंग कैंसर्स आपके पास आ जाते हैं जो लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं। उसमें आपको पता है अभी हमने पहले निमोकोनियोसिस देखा था जिसमें आपने एस्बेस्टोसिस देखा था, एंड आई टोल्ड यू दैट कि उसमें जो है एक स्टेज आती है 4th स्टेज विच इज़ ऑफ द कैंसर, मेलिग्नेंट स्टेज, इसमें क्या होता है मीज़ोथेलियोमा बन जाता है। तो लंग कैंसर में आपने याद रखना एस्बेस्टोसिस की वजह से लंग कैंसर होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि निमोकोनियोसिस में सबसे ज़्यादा जो कैंसर रिस्क होता है वो किसकी वजह से होता है, तो एस्बेस्टोसिस की वजह से होता है। जिसमें मैंने आपको पिक्चर शेयर की है, सीमेंट पाइप्स जो हमारे यूज़ होते हैं, घरों में भी यूज़ होते हैं, रूफ टाइल्स यूज़ होती हैं एस्बेस्टोस की, ठीक है, और वो जितनी भी
तो उसकी वजह से जो है वो लंग कैंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा लंग कैंसर्स आपको पता है स्मोकिंग की वजह से होते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए निकल एंड क्रोमेट्स, ठीक है, निकल एंड क्रोमियम, ये भी आपने याद रखनी है, मेटल्स हैं। निकल क्रोमियम इनकी वजह से, कोल टार की वजह से, कोल टार को हमने स्किन में भी पढ़ा था। तो एटलीस्ट आपको इनके कैंसर्स के नाम आने चाहिए, कौन कौन से ऑक्यूपेशनल कैंसर्स हैं और इनके अंदर कार्सिनोजेन से एसोसिएटेड कौन से होते हैं। लाइक मैंने आपको बताया लंग कैंसर में भी कि एस्बेस्टोसिस की वजह से, निकल एंड क्रोमियम की वजह से, कोल टार की वजह से, ठीक है। और जो है आर्सेनिक स्किन कैंसर्स भी कॉज करता है, लंग कैंसर्स भी कॉज करता है। बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम इसमें आ जाता है। निकल, क्रोमियम, बेरिलियम, आर्सेनिक मेटल्स भी हमारे पास लंग कैंसर्स कॉज करते हैं। इसके अलावा एस्बेस्टोस, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद कैंसर ऑफ द ब्लैडर है कि ब्लैडर कैंसर आपने पढ़ा हुआ है कि नेफ्थेलामाइन होता है, एनिलीन होती है। रबर इंडस्ट्रीज़ याद रखनी है। सिनेरियो अगर आपके पास आए कि रबर इंडस्ट्रीज़ में कोई जो है बंदा काम कर रहा है तो बताएं उसके अंदर सबसे ज़्यादा कैंसर कौन सा होगा, तो आपने बताना होता है कि कैंसर ऑफ द ब्लैडर हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। एनिलीन है, नेफ्थेलामाइन है, रबर इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले डाई स्टफ्स, ठीक है। मैंने बताया कि स्किन में भी डाइज की वजह से कैंसर होते हैं और ब्लैडर में भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो गैस एंड इलेक्ट्रिक केबल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक केबल्स बनती हैं वहाँ पे भी ब्लैडर कैंसर्स होते हैं। और फिर आपके पास ब्लड कैंसर्स आ जाते हैं, तो ल्यूकीमिया आपके इसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है ब्लड कैंसर में, वो है आपका बेंजोल, ठीक है। बेंजोल है रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, आपको पता है कि ब्लड कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। रोएंटजन रेज हैं, जितनी भी ये हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं ये आपके जो है इन्वॉल्व कर सकती हैं ब्लड कैंसर्स को, ठीक है। और इसके अलावा बेंजोल आपने याद रखना होता है। तो बेंजोल जो होता है ये सबसे मोस्ट डेंजरस केमिकल होता है और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड कैंसर्स होने के चांसेस होते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर्स, ऑक्यूपेशनल कैंसर्स क्या होते हैं। ये कैंसर्स एकदम नहीं हो जाते कि अभी उसने ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया और साथ ही कैंसर्स होते हैं, 10 से 25 साल लगते हैं इन कैंसर्स को होने में, ठीक है। तो पेशेंट लॉन्ग हिस्ट्री देता है कि आई वाज वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम इन द रबर इंडस्ट्री और दिस इंडस्ट्री और दैट इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये लॉन्ग एक्सपोजर्स होते हैं, ठीक है, और स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है ये कैंसर्स की। और इसके अलावा ये है कि अगर एक्सपोजर जो है उसको हम छोड़ दें, मतलब एक्सपोजर जो है वो खत्म हो जाए उस पर्टिकुलर कार्सिनोजन का, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कैंसर डेवलप ना हो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली उसने म्यूटेशन कर दी होगी पहले से, तो डिजीज़ मे डेवलप इवन आफ्टर द सीजेशन ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि द एवरेज एज इंसिडेंस इज़ अर्लियर दैन डैट फॉर द कैंसर इन द जनरल, ठीक है। कि एक बंदे को मोस्टली कैंसर्स कब होते हैं, जब उसकी एज जो है वो ओल्ड एज में चला जाए, फिर जाके उसको कैंसर्स होंगे, म्यूटेशंस होंगी। लेकिन ये वाले जो कैंसर्स होते हैं ऑक्यूपेशनल कैंसर्स, ये उस पर्सन में जो है वो बहुत जल्दी आ सकते हैं, एज से पहले आ जाते हैं, ठीक है। सो दीज कैंसर्स आर लॉन्ग, मतलब बहुत देर तक बंदा काम करेगा और अगर एक्सपोजर बंदा छोड़ देता फिर भी ये कैंसर्स हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि एज जो होती है कैंसर्स की उससे पहले ये ऑक्यूपेशनल कैंसर्स हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्यूपेशनल कैंसर्स। इसमें हमने देखा सबसे पहले स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, लंग कैंसर्स, ब्लैडर कैंसर्स एंड ब्लड कैंसर्स, ठीक है। लिवर कैंसर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट टॉप पे हमारे पास ये 4 ही आते हैं, जिसमें स्किन में आपने याद रखना आर्सेनिक, डाइज, ठीक है, रेडिएशंस आपकी एक्सरेज आ जाती हैं, कोल टार के साथ आपका जो है कांटेक्ट हो, ठीक है। और आपके जो लंग कैंसर उसमें एस्बेस्टोसिस आ जाता है, ठीक है। फिर स्मोकिंग आ जाती है, निकल, क्रोमियम, ठीक है, बेरिलियम, ये सारी आपकी मेटल्स भी आ जाती हैं इसमें। और कोल टॉर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, कैंसर ऑफ द ब्लैडर में आपको मैंने बताया एनिलीन होती है, रबर इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके आ जाते हैं जो डाइंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिकेबल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, नेफ्थेलामाइन, ये सारे। इसके अलावा ल्यूकीमिया में आपको बेंजोल याद रखना है आपने, ठीक है। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि रोएंटिजन रेज हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से बेंजोल सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होता है ब्लड कैंसर्स में। और फिर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ है कैंसर्स की जो मैंने आपको